हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ, भूतिया जंगल। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ जिले में हमारा कॉलेज शहर की घनी आबादी से दूर था, इसलिए अधिकतर छात्र छात्राएं कॉलेज कैंपस में बने छात्रावास में ही रहकर पढ़ाई करते थे। सभी प्रोफेसर और कुलपति जी भी कैंपस में बने क्वार्टरों में ही निवास करते थे। यद्यपि सहशिक्षा वाला कॉलेज था, किंतु माहौल बहुत ही सख्त था और नियम भी कड़े। लड़के व लड़कियों के सेक्शंस अलग हुआ करते थे। लेबोरेटरी व लाइब्रेरी के प्रयोग में भी लड़के व लड़कियों के लिए समयावधि अलग अलग थी। बस एक कॉलेज कैंटीन ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां मेल मिलाप पर कोई पाबंदी नहीं थी। इसलिए कालांतर में यही कैंटीन कई प्रेम प्रथाओं की जन्मदात्री के रूप में प्रसिद्ध हुई। यहीं से अनेक प्रेम प्रसंग शुरू हुए और कॉलेज की दरों दीवारों पर दरीचों में इत्र की तरह महकते रहे। कॉलेज के पीछे लड़के व लड़कियों के अलग अलग छात्रावास थे। दोनों छात्रावास के बीच पक्की ऊंची बाउंड्री वॉल थी, जिसके ऊपर कंटीली तार की फेंसिंग की हुई थी। मतलब सभी मुकम्मल इंतजाम किए हुए थे। लेकिन इश्क जैसे रेशमी एहसास को क्या कोई दीवार आज तक रोक पाई है? कभी ईंट, कभी पत्थर पर लिपटे गुलाबी कागज के आदान प्रदान से प्रेमिल दिलों का भीगे जज्बातों का इधर से उधर और उधर से इधर आना जाना बिना किसी व्यवधान निरंतर जारी था। छात्रावासों के पीछे था सघन जंगल, जहां जाना सख्त वर्जित था। वहीं पर चौकीदार नंद सिंह जी का छोटा सा क्वार्टर था, जिसके पीछे के अहाते में एक दरवाजा था, जो कि एकमात्र रास्ता था उस जंगल में जाने का। नंद सिंह जी मेरे ही गांव से थे, इसलिए मैं उनको काका कहा करता था। उनका भी मुझ पर बहुत स्नेह था। चूंकि कॉलेज इतना भव्य और विस्तृत था, अधिकतर रसूखदारों की औलादें यहीं पढ़ा करती। मेरी बात और थी, मैं बस नाम का ही राजकुमार था। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति औसत ही थी। मेरे चाचा जी यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। कुछ उनका रुतबा और कुछ मेरी अपनी काबिलियत की वजह से ही मेरा दाखिला यहाँ संभव हो सका। हमारे कॉलेज में दो ही संकायें थे, विज्ञान और कला। वाणिज्य विषय हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता था। इसके पीछे भी उस जमाने का एक अलग ही लॉजिक था, और वो यह कि राजस्थान के मारवाड़ी सेठों को यह विषय पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। ये बही खाते, हिसाब किताब तो उनके खून में, सब माँ के पेट से ही सीखे सिखाए आते हैं। खैर, मैं वनस्पति विज्ञान में ऑनर्स कर रहा था। कॉलेज छात्रावास के पीछे वाले जंगल के विषय में एक बहुप्रसिद्ध दंतकथा प्रचलित थी। बहुत समय पहले लक्ष्मणगढ़ के युवराज रतन सिंह इस सघन जंगल में आखेट खेलने आए थे। जंगल की भव्यता और भयावहता में ऐसे खोए कि अपने साथियों से बिछड़ गए। भटकते हुए वे बंजारों की बस्ती में पहुंच गए। वहां उनकी भेंट अत्यंत रूपसी कन्या से हुई। उसका नाम सारंगी था। गौरवर्ण, तीखे नैन नक्श और छरहरी काया वाली सारंगी के काले लंबे रेशमी केस उसकी विशेषता थी। ये बंजारन रूप और यौवन की स्पर्धा में स्वर्ग की अप्सराओं से भी पानी भरवाने को तत्पर रहती। युवराज उसको देखते ही उस पर मोहित हो गए। अपने महल लौटने का विचार त्याग वे वहीं सारंगी के साथ एक वितान में बंजारों जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। उधर राजा व्याकुल होकर अपने कुछ मंत्री व सैनिकों के साथ युवराज की तलाश में निकल पड़े। युवराज के मिलने पर राजा ने उन्हें बंजारन को त्यागने की आज्ञा दी और साथ चलने के लिए विवश किया। रतन सिंह वहां से सारंगी को लिए बिना जाने को राजी नहीं हुए, तो राजआज्ञा से कुटिल मंत्री ने सारंगी के लंबे केशों से ही उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। तत्पश्चात रतन सिंह को बंदी बनाकर महल ले गए, किंतु युवराज रतन सिंह यह विछोह सहन नहीं कर पाए और सारंगी की याद में उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। तभी से यह जंगल श्रापित है। किंवदंतियों के अनुसार वहां रतन सिंह और सारंगी की अतृप्त आत्माएं भटकती है। शाम के बाद जो भी कोई वहां गया वापस नहीं लौटा। लोगों का कहना है कि अक्सर उस जंगल में एक घुड़सवार दिखाई देता है और फिर हवा में विलीन हो जाता है और सारंगी की आत्मा
कोई भी रूप धरने में दक्ष है। वह लोगों को किसी भी परिचित का रूप धर के सघन जंगल में चलने को उकसाती है और फिर उनको अपने लंबे बालों से गला घोटकर मार देती है। इस तरह अपनी अकाल मृत्यु का बदला लेती है। उसकी संपूर्ण शक्ति उसके बालों में है। कॉलेज के पढ़े लिखे युवा छात्र छात्राएं इन दंत कथाओं का मखौल उड़ाते थे। उन्हें इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। विज्ञान वाले तो वैज्ञानिक विचारधारा वाले ठहरे, कला वर्ग वाले भी इन प्रचलित कहानियों को साहित्य सृजन में प्रेरणा के रूप में प्रयोग करते। नंद सिंह काका मुझे और मेरे दोस्तों को कई बार ऐसी डरावनी कहानियां सुनाया करते थे, जिन्हें हम बड़ी दिलचस्पी से सुनते तो थे, परंतु डर को खुद पर कभी हावी नहीं होने दिया। नीलांजना कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। नीलांजना अर्थात नीली आंखों वाली। सचमुच में उसकी आंखें नीली थी, रंग गोरा और होठ गुलाबी थे। सुखद संयोग से मेरे व उसके विषय समान थे, इसलिए कभी कभी नोट्स के आदान प्रदान के दौरान थोड़ी बहुत बातें हो जाती थी। एक मैं ही अकेला नहीं, कॉलेज के सभी लड़के उस पर जान छिड़कते थे, किंतु वह ठहरी ऊंचे राजपूती राजघराने की इकलौती लाडली बेटी। वह कॉलेज कैंपस में नहीं रहती थी। उसे रोज गाड़ी में उसके भाई कॉलेज छोड़ने और लेने आते थे। साथ में होते थे 2 बंदूकधारी गार्ड। यही एक वजह थी कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी नीलांजना से प्रणय निवेदन करने। नीलांजना की 3 पक्की सहेलियां थी, अनुराधा, पल्लवी और सुमेधा। ये चारों हमेशा साथ साथ ही रहती थी। नीलांजना और अनुराधा के पास विज्ञान विषय था, किंतु पल्लवी और सुमेधा कला वर्ग से थी। विषय का भिन्न होना उनकी मित्रता को प्रभावित नहीं कर सका था। उन दिनों कॉलेज में एनुअल फंक्शन की तैयारियां चल रही थी। नीलांजना घूमर नृत्य की प्रमुख कोरियोग्राफर थी। वे स्वयं इसमें मुख्य नृत्यांगना भी थी। पल्लवी और सुमेधा ने गायन में भाग लिया था। मेरे चाचा जी, जो कि कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे सुपरवाइजर नियुक्त किया था। कॉस्ट्यूम का लेन देन, लाइट व माइक के तमाम इंतजाम सब मेरे जिम्मे थे। अनुराधा मेरे इस कार्य में मुझे असिस्ट कर रही थी। इस दौरान अनुराधा से बहुत घुल मिल गया था और उसी की बदौलत मैं नीलांजना के भी बहुत करीब आ गया था। इतना कि अब मैं उन्हें अनु व नीलू कहकर पुकारता था और वे भी मुझे राजकुमार की जगह राजू कहना पसंद करती थी। एनुअल फंक्शन के तुरंत बाद ही हम लोगों के प्रैक्टिकल सबमिशन की तारीख थी, इसलिए हम तीनों फंक्शन की तैयारियों के बाद जो समय बचता उसमें फाइलें बनाने का काम भी साथ ही करते थे। अधिक व्यस्तता के कारण इन दिनों नीलू भी देर तक कॉलेज में ही रुकती थी। हम तीनों को हर्बेरियम बनाने के लिए पौधों के सैंपल इकट्ठे करने होते थे, जो हम कॉलेज के उद्यान से कर लेते थे। उस दिन नीलू ने मुझे कुछ दुर्लभ प्रजाति के पौधों की लिस्ट थमाई, जो कि कॉलेज के उद्यान में उपलब्ध नहीं थे। मैंने उसे आश्वस्त किया कि यह हम जंगल से ढूंढ लाएंगे। अनु को सारा काम सौंपकर मैं और नीलू शाम के 5 बजे के आसपास नंद सिंह काका के घर पहुंचे। खम्मा घड़ी काका सा, घड़ी खम्मा कुंवर सा, जंगल में जाना है काका सा, फाइल के लिए कुछ नमूने इकट्ठे करने हैं। बिटिया रानी भी जाएंगी, डर नहीं लागे? अरे काका, राजपूती खून है, छत्राणी हूँ, डरती नहीं हूँ किसी से, नीलू ने काका को आश्वस्त किया। थारे भरोसे परमिशन दे रहा हूँ कुंवर जी, जल्दी लौटना, जंगल में भूत भूतनी फिरे हैं। चूंकि काका मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते थे, इसलिए उन्होंने हमें जाने दिया। मैं 1-2 बार पहले भी इस तरफ आ चुका था दोस्तों के साथ, किंतु तब दिन का समय था और हमें कुछ डर जैसा माहौल लगा नहीं। परंतु आज नीलू की जिम्मेवारी थी तो डर लगना लाजमी था। उसने पारंपरिक राजपूती परिधान पहना हुआ था। घाघरे ओढ़नी में वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। शाम का धुंधलका छाया हुआ था। हम अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि घुंघरू की छन छन की आवाज सुनाई दी। कांप कर मैंने कहा, ये आवाज सुनी? कौन सी आवाज? घुंघरू की? मैंने पहने हुए हैं बुद्धू, रिहर्सल के बाद सीधे तुम्हारे साथ चली आई, कॉस्ट्यूम भी चेंज नहीं किया, डरपोक कहीं के। नहीं, पर पहले तो नहीं सुनाई दी। कुछ नहीं है, चलो, उसने मेरा हाथ खींचते हुए कहा। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, चेहरे पर एक बेखौफ मुस्कान थी। तभी दूर गाने की आवाज कानों से आकर टकराई। अब ये कैसी आवाज है, सुनी तुमने? घबरा कर मैंने कहा। ये पल्लवी की आवाज है, रियाज कर रही होगी। लेकिन वो तो नौबत बाजा गाने वाली थी, यह तो कोई और धुन है। कमाल करते हो राजू, अब तुम्हारे हिसाब से कोई कुछ और गा भी नहीं सकता। अच्छा सुपरवाइजर बनाया सर ने। अंधेरा होने लगा था। सहसा हवा साए साए चलने लगी और हमारे सामने से एक घुड़सवार तेजी से आया
और अंधेरे में विलीन हो गया। खिड़की बन गई मेरी, सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। चलो नीलू, अब निकलते हैं यहाँ से। अरे पर क्यों? देखा नहीं रतन सिंह का भूत? नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। नीलू प्लीज अब चलो, हम कल दिन में आ जाएंगे। नहीं, अब आए हैं तो काम पूरा करके ही जाएंगे, कहकर वो छन छन करती हुई आगे भाग गई। मैं कांपता हुआ उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागा। भागते भागते वो गिर गई। मैं जल्दी से उसके पास पहुंचा और उसे उठाने के लिए झुका। वो सन्न रह गया, उसके पांव उल्टे थे। हड़बड़ाकर मैं उठा और बेतहाशा कॉलेज की तरफ भागने लगा। नीलू का भेष बनाकर सारंगी की आत्मा अब मेरे पीछे थी। अधिक नहीं भाग सका, उसने मुझे बालों से जकड़ लिया। मेरी गर्दन बालों में फंसी हुई थी। दम घुटने लगा था कि सहसा मैंने जेब में पौधे की काटने की कैंची की चुभन को महसूस किया। जल्दी से उसे निकालकर उसके बाल काट दिए। रहस्यमयी तरीके से वह गायब हो गई। मैंने नीलू को जोर जोर से पुकारा, नीलू, नीलू, नीलांजना। कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैं बेतहाशा भागने लगा। घुड़सवार की आवाज पीछा कर रही थी, पर कोई दिख नहीं रहा था। गहरा अंधकार था। मैं पसीने से लथपथ तब तक भागता रहा जब तक नंदसिंह काका का घर नहीं आ गया। उनके घर की बत्ती देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। काका, काका, खोलिए जल्दी। शुक्र किया कि काका ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। उनका एहसान मानकर मैं उनके चरणों में गिर गया, किंतु यह क्या, आंखें फटी की फटी रह गई जब देखा उनके चरण भी उल्टे थे। मैंने फिर छात्रावास की तरफ दौड़ लगा दी। काका के भेष बनाए रतन सिंह ने बहुत ही भयंकर अट्टहास किया। सुनकर शरीर का सारा रक्त जम गया और मैं वहीं लुढ़क गया। रतन सिंह के भूत ने पीछे से चाबुक का एक जोरदार वार किया। उस चाबुक को मैंने कसकर पकड़ा और उस पर बनी हुई रस्सी की गांठ को कैंची से काट दिया। अचानक सब धुआं धुआं सा हो गया और जब धुआं छट गया तो वहां कोई नहीं था। मैं बदहवास सा भागता हुआ सीधे ऑडिटोरियम में पहुंचा, जहां सभी रिहर्सल में व्यस्त थे। मेरी आंखें बस नीलांजना को ढूंढ रही थी। उसकी जिम्मेदारी थी मुझ पर। तभी किसी ने मुझे पीछे से थपथपाया। राजू, ये मैंने स्टॉक में से नए घुंघरू निकलवाए हैं, पुराने वाले चुभ रहे थे, देख लो, ठीक है? डरते हुए मैंने पीछे देखा, नीलू थी। पाँव की तरफ ध्यान से देखा, सीधे थे। मेरी जान में जान आई। अरे तुम्हें तो तेज बुखार है, तुम आराम करो, कल मिलते हैं, मेरे भाई आ गए हैं, मैं निकलती हूँ, कहकर वो चली गई। मैं छात्रावास लौट आया। कई दिनों तक तेज ज्वर रहा, लेकिन उसके बाद मैंने दोबारा उस जंगल में जाने की बहादुरी नहीं दिखाई। भूतों के अस्तित्व पर शिद्दत से यकीन हो चला।